प्यारे बच्चों, क्लास 9th में आपकी सबसे पहली पोएम भारत आवर लैंड के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पेज नंबर 29 पर एक्सरसाइज के बीच में आपके टोटल ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और थियोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ डज़ द पोएम रिफ्लेक्ट ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। यह पोएम किस तरीके से कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाती है कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज के बीच में। कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब है कि जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की भिन्न भिन्न चीज़ों की पहचान है, और हेरिटेज जो हमारे देश में पहले से चीज़ें मौजूद है, जो हमारा इतिहास है। पहचान और इतिहास के बीच में कैसे पोएम एक अलग ही कनेक्शन दिखाती है। तो इसका आंसर है द पोएम शोज द फिजिकल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ भारत थ्रू जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक द हिमवन, द गंगा एंड द बाउंटीफुल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इट हाईलाइट्स इंडियाज़ कल्चरल आइडेंटिटी बाय उपनिषदास, डिवाइन म्यूजिक, ब्रह्म नॉलेज एंड धर्मा टॉट बाय बुद्धा। इस आंसर में ये बताया गया है कि ये पोएम भारत की फ़िज़िकल आइडेंटिटी और हेरिटेज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाती है। कैसे? जैसे कि जियोग्राफिकल फ़ीचर्स जो कि भारत के अंदर मौजूद जियोग्राफिकल फ़ीचर हैं, जैसे कि हिमालय, गंगा नदी और भारत के सुंदर मैदान, सुंदर प्लेन्स, उनके बीच में कनेक्शन दिखाती है। यह भी दिखाती है कि भारत की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक पहचान है, जो कि उपनिषद और यहाँ के सुंदर संगीत से आती है, डिवाइन म्यूजिक से आती है, ब्रह्म नॉलेज और धम्मा टॉट बाय बुद्धा, इन सभी से हमारी जो पहचान आती है वह हमारे हेरिटेज के साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज सी इज़ पीयरलेस, लेट्स प्रेजर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोएट का क्या एटीट्यूड है इंडिया की तरफ, जो कि बार बार पोएम में एक लाइन आई है, सी इज़ पीयरलेस, लेट्स प्रेजर। इस लाइन का कुल मीनिंग ये था कि भारत माता जो है या भारत जो भूमि है उसके जैसा कोई नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है, आओ इसकी प्रशंसा करें। तो पोएम ने बार बार जो पोएम के अंदर पोएम के अंदर जो बार बार इस लाइन को बोला है, तो पोएट क्या एटीट्यूड दिखा रहा है। तो आंसर में बताया गया है द पोएट हैड डीप पैट्रियोटिक फीलिंग्स। पैट्रियोटिक फीलिंग्स का मतलब है देशभक्ति की भावनाएं फॉर भारत। द फ्रेज शोज द पोएट्स डिवोशन फॉर हिज कंट्री एंड डिज़ायर टू इंस्पायर नेशनलिस्टिक प्राइड अमंग पीपल। तो पोएट अपनी देशभक्ति की भावनाएं दिखा रहा है भारत माता के प्रति, भारत देश के प्रति, और वो अपना डिवोशन दिखा रहा है, अपनी डिवोशन दिखा रहा है फॉर इस कंट्री, अपने देश के लिए, एंड डिज़ायर टू इंस्पायर नेशनलिस्टिक प्राइड अमंग पीपल, और लोगों के बीच भी गर्व की भावना को अपने देश के लिए उत्पन्न कर रहा है, बना रहा है। व्हाट डज द क्वेश्चन 3 में कहता है व्हाट डज द लाइन मैनी एसेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड सजेस्ट अबाउट इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। जो ये लाइन है, मैनी एसेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, बहुत सारे साधुओं ने भारत भूमि को, हमारे देश की भूमि को पवित्र किया है। तो इस लाइन से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। द फ्रेज मैनी एसेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड टेल्स अस, यह लाइन हमें बताती है दैट इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज हैज़ बीन पेव्ड बाय ए लॉन्ग लाइन ऑफ सेजेस, कि भारत का जो एक महान इतिहास रहा है, कल्चरल हेरिटेज रही है, वो किसकी वजह से रही है, एक लॉन्ग लाइन ऑफ सेजेस, बहुत महान साधुओं की वजह से रही है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, गुरु नानक, कबीर और भी बहुत सारे भारत भूमि के अंदर महान साधु रहे हैं। हु हैव प्योरीफाइड दिस लैंड थ्रू देयर वर्क, जिन्होंने अपने काम से भारत भूमि को पवित्र किया है। हाउ डज़ द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज़ ग्रेटनेस। पोएट ने कैसे, क्वेश्चन 4 के अंदर पोएट ने पूछा है कि कैसे, क्वेश्चन में पूछा गया कि कैसे वॉरियर्स यानी कि योद्धाओं और म्यूज़िक को भारत की महानता के साथ में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर है इंडियाज़ ब्रेव वॉरियर्स लाइक महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, भगत सिंह एंड इंडियन आर्मी एट्सेट्रा हैव लेड डाउन देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड। कि किस तरीके से इन महान योद्धाओं ने अपने जीवन को मातृभूमि की रक्षा के में झोंक दिया या समर्पित कर दिया। जैसा कि टाइम पर हमने भी देखा है, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके अंदर इंडियन आर्मी ने कितनी बहादुरी के साथ में भारत की रक्षा की, भारत के बॉर्डर की रक्षा की। द पोएट हाईलाइट्स इंडियाज़ रिच म्यूजिकल कल्चर विच प्रोड्यूसेस डिवाइन म्यूजिक दैट इज स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग। और पोएट बताता है कि पोएट ने हाईलाइट किया है इंडियाज़ रिच म्यूजिकल कल्चर, भारत के महान संगीत इतिहास को, जो कि डिवाइन म्यूज़िक
प्रस्तुत करता है, इज स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग, जो कि बड़ा ही स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डज दिस पोएम फोस्टर ए फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड, कि यह पोएम कैसे राष्ट्रीय गर्व को, नेशनल प्राइड को फोस्टर करता है या आगे बढ़ाता है। तो आंसर में बताया गया, दिस पैट्रियोटिक पोएम highlights the unique landmarks and highlights the great spiritual and cultural heritage that cannot be compared by any other। पोएम के अंदर यह बताया गया है कि भारत के जो यूनिक लैंडमार्क हैं, जैसे कि गंगा नदी, हिमालय पर्वत इत्यादि, एंड हाईलाइट्स द ग्रेट स्पिरिचुअल कल्चरल हेरिटेज, और भारत के महान इतिहास के बारे में बताया गया जो कि किसी अन्य देश के साथ में उसका कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। द पोएम मेंशंस द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स लाइक द हिमवंत, द गंगा एंड द सनी फर्टाइल लैंड। It also highlights the ancient spiritual, cultural and martial heritage through the repetition of hours, and the reference is peerless, let's praise her. The poem effectively instills a sense of national pride and patriotism among its readers। तो इस आंसर में बताया गया है कि भारत के अंदर जितने भी लैंडमार्क्स रहे हैं और इसका कल्चरल हेरिटेज रहा है, उन सभी पर हमें गर्व करना चाहिए क्योंकि हमारा देश महान है। इन 5 क्वेश्चन के बाद में बच्चों आपके कुछ मेन क्वेश्चंस थे, जैसे कि चैप्टर के शुरू होते ही ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो रिकॉल द लाइंस ऑफ नेशनल एंथम, इसमें कहा गया है कि नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी लाइंस को याद कीजिए और इस टेबल को पूरा कीजिए। जैसे कि सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रगान जनगण मन में कौन कौन से स्टेट के नाम आते हैं, तो उसमें नाम आते हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उड़ीसा का नाम उत्कल के नाम से आता है, बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल का स्पेसिफिकली नाम नहीं आता है, लेकिन द्रविड़ जो उसमें वर्ड है उसका मतलब है साउथ इंडिया के सभी राज्य। अच्छा, एक उसके अंदर सिंध आता है या सिंधु शब्द आता है, लेकिन वह अब भारत का हिस्सा नहीं है, वह पाकिस्तान का हिस्सा है, इसीलिए हमने उसके अंदर इसको नहीं लिया। माउंटेन रेंजेस, किन किन पर्वतों की बात हमारे राष्ट्रगान में की गई है, तो विंध्याचल और हिमालय रेंजेस की बात उसमें की गई है। रिवर्स, हमारे राष्ट्रगान में किस किस नदी की बात की गई है, तो यमुना और गंगा नदी का नाम हमारे राष्ट्रगान में आता है। सेकंड क्वेश्चन में वर्क इन पेयर्स डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जया है, हमारे नेशनल एंथम में जो जया है वर्ड है उसका क्या मतलब है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है विक्ट्री इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ माई कंट्री ऑलवेज। तो उस जया है शब्द का मतलब है कि मेरे देश, मेरी मातृभूमि की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, हर एक फील्ड में और हर जगह यह हमेशा जीते। थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है कि कुछ लाइंस हैं, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, तो उसके 3 मीनिंग दिए गए हैं, तो कौन सा शब्द उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो पहली लाइन है सी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, उसके जैसा कोई नहीं है। पियरलेस का मतलब है जिसके जैसा कोई नहीं। तो नीचे 3 वर्ड दिए गए हैं, वैल्यूएबल, इनकम्पेरेबल एंड अनमैच्ड। तो इसका आंसर होगा वैल्यूएबल, क्योंकि वैल्यूएबल का सेम मीनिंग नहीं है, जबकि इनकम्पेरेबल और अनमैच्ड पियरलेस जैसी ही मीनिंग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मैनी सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। तो सैंक्टिफाइड का सेम मीनिंग है ब्लेस्ड एंड प्योरीफाइड के जैसा, यानी कि पवित्र करना, जबकि अपलॉडेड का ये मीनिंग नहीं होता। अपलॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना या तालियां बजाना। थर्ड में बताया गया है एक ऑस्पिशियस वर्ड दिया, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या बहुत अच्छा, जबकि फॉर्चुनेट और फेवरेबल का भी यही मीनिंग होता है। और फैंटास्टिक का मतलब होता है कुछ अलग, कुछ हट करके, कुछ बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट। तो फैंटास्टिक इसका आंसर होगा। ऑफ होवरी एंटिक्विटी, होवरी एंटिक्विटी का मतलब होता है बहुत पुराना। तो एंशियंट टाइम्स एंड टाइम इमेमोरियल, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, जबकि रिसेंट पास्ट का मतलब होता है अभी हाल फिलहाल का। तो इसका आंसर होगा रिसेंट पास्ट, क्योंकि हमें ऑड वन ढूंढना है जो एकदम अलग है। यहाँ पर जनगण मन आपको दिखाया गया है, जिससे कि आप अच्छे से उस आंसर को भी अपने को मैच कर सकें। इसके बाद में आपका ये वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो आप यहाँ से इसको देख करके अपना आंसर पूरा कर सकते हैं। और ये जो वर्ड्स, जो नंबर्स इनको दिए गए हैं, ये आपको इनके बीच में लिख करके इसको पूरा करना है। ये आपकी पोएम का ही एक तरीके से शॉर्ट में समराइज़ किया गया है, तो इसको पूरे के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही पूरे करने हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। तो पोएम के अंदर
ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि पोएम के कुछ फीचर्स हैं, उनको बताना है। तो द इम्पैक्ट ऑफ द रीडर, यानी कि इस पोएम का मूड क्या है, कि रीडर्स जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें बताया गया प्राइड एंड एडमायरेशन, यानी कि रीडर को, पढ़ने वालों को गर्व महसूस होगा और वो अपने देश की प्रशंसा करेंगे। द पोएट्स एटीट्यूड, पोएट का क्या एटीट्यूड है, यानी कि पोएम की टोन क्या है। तो यह पैट्रियोटिक है, यानी कि देशभक्ति की पोएम है। राइम स्कीम, एक वर्ड आया राइम स्कीम, ये क्या होता है। राइम स्कीम बेसिकली कहते हैं कि पोएम किस तरीके से चल रही है, यानी कि पोएम किस तुकबंदी में है या किस लय में है। तो इस पोएम के अंदर कोई खास तुकबंदी नहीं की गई है और ये एक फ्री वर्स रिदम है, यानी कि जैसे भी बोल दिया गया बस वैसे ही पोएम चल रही है। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन एक तरह का अलंकार है, या इंग्लिश में कहेंगे हम इसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि किसी पोएटिक लाइन, किसी पोएम के अंदर किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है जिससे कि पोएम और अधिक सुंदर हो जाए, उसके बारे में बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली कहते हैं ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी निर्जीव को किसी सजीव चीज़ से तुलना की जाती है, उसके जैसा बना दिया जाता है। जैसे कि हिमालय को माइटी बताया गया है। हिमालय पर्वत है वह एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसे माइटी, इंसानों जैसा महान ताकतवर बताया गया है। गंगा नदी एक निर्जीव वस्तु है, एक निर्जीव नदी है, लेकिन उसे जेनरस, यानी कि बड़ा ही इंसानों जैसा दयालु बताया गया है। और भारत भूमि जो कि एक निर्जीव है, उसे भी शी के रूप में दिखाया गया है, यानी कि एक लेडी के, एक औरत के रूप में उसको दिखाया गया है। तो इस तरीके से निर्जीवों को सजीवों के साथ में कंपेयर किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफरेंस ही इज पियरलेस लेट्स प्रेजर। इस लाइन का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो कि दूसरी बार आया। तो इस लाइन का अर्थ है, इसका आंसर होगा द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिफ्रेन इज टू रीट्रेट दैट वी मस्ट एक्नॉलेज द ग्रेटनेस ऑफ भारत एंड प्रेज हर। तो इसका आंसर ये है कि हम इस लाइन का यूज़ बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, हमें मानना होगा वी मस्ट एक्नॉलेज कि भारत ग्रेट है, हमारा भारत देश ग्रेट है और हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था। इंडिया इज़ मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड। इंडिया को दिस सनी गोल्डन लैंड बोला गया है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ब्राइट एंड रिच लैंड फिल्ड विद वार्मथ एंड पॉजिटिविटी, कि एक ऐसा देश जो कि ब्राइट एंड रिच है, फिल्ड विद वार्मथ एंड पॉजिटिविटी, जो कि वार्मथ और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, यानी कि सकारात्मक से हर तरह से पॉजिटिव है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार है। उसके बाद में ये एक आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको सिंबल्स के साथ में उनकी मीनिंग से इनको मैच करना है। तो हिमवंत को स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, यानी कि हिमालय पर्वत को ताकत के रूप में दिखाया गया है। गंगा को प्योरिटी एंड जेनरसिटी, यानी कि पवित्रता और दयालुता के रूप में दिखाया गया है। उपनिषद को स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लीजेसी से, गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस को करेज एंड विजडम से, ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा को नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट से, एंड सनी गोल्डन लैंड को रिचनेस एंड ग्लोरी से। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, द पोएट यूजेज इमेजरी। इमेजरी भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको यूज़ किया गया है। तो इसके दो एग्जाम्पल पूछे हैं इन्होंने। तो एग्जाम्पल है विजुअल इमेजरी और ऑडिटरी इमेजरी, दोनों का यूज़ किया गया है। माइटी हिमवंत को, यानी कि दिस क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द टॉल मैग्निफिशेंट हिमालयाज़, की केवल पढ़ने से ही हमें ऐसा लगता है कि हिमालय कितना बड़ा है। इमेजरी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसको केवल पढ़ने से या सुनने से ही हम उसके बारे में कोई इमेज बना ले, अपने दिमाग में उस चीज़ को सोचने लगे, एक ऐसा कंपैरिजन होता है। तो माइटी हिमवंत इसमें दिया गया है। और ऑडिटरी इमेजरी डिवाइनेस्ट म्यूजिक, यानी कि एक ऐसा म्यूजिक जिसे सुन करके, जिसके बारे में सोच करके ये ऐसा लगे कि वाह कितना प्यारा म्यूजिक ये होगा। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ हाइफन्स इन द फर्स्ट स्टैंजा। कि इस पोएम के अंदर कुछ आपने लाइंस देखी होगी जिनको डैश मार के छोड़ दिया गया, यानी कि हाइफन्स मार के छोड़ दिया गया। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें ठीक हैं। क्रिएट्स डेलिब्रेट पॉजेज टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमायरेशन प्राइड, यह है ठीक है। लैंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट ए मेजर्ड चैंट लाइक रिदम, ये भी ठीक है। और लास्ट प्रेजेंट्स की एलिमेंट ऑफ इंडियाज़ ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन एंड मेक्स ए स्ट्रॉन्ग एजर्शन अबाउट इट्स यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन, ये भी आंसर इसका ठीक है। तो इसके कुल मिलाकर के फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हाइपरबोली का यूज़ किया गया है।
हाइपरबोली बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे कि अभी आपने ऊपर दो पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी देखा, वैसा ही एक और है हाइपरबोली। ये किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहने को हाइपरबोली कहते हैं, जिसके आप डेफिनेशन इसमें देख सकते हैं। तो इसके इन्होंने कुछ एग्जाम्पल मांगे, तो एग्जाम्पल्स यहाँ साइड में सभी एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं कि देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, कि धरती पर हिमवंत जैसा, हिमालय जैसा कोई और नहीं है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, गंगा नदी जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है। वाट स्क्रिप्चर्स एल्स द नेम विद दैम, उपनिषद जैसे दूसरे नहीं हैं, दूसरे कोई स्क्रिप्चर नहीं है। सी इज़ पियरलेस, उसके जैसा कोई नहीं। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बिन हर्ड ईयर, दुनिया का सबसे प्यारा संगीत यहाँ पर सुना जाता है। एंड ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स फाउंड ईयर, और सभी शुद्ध चीज़ें, सभी शुभ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ओड किसे कहते हैं? द पोएम इज़ एन ओड, यह है पोएमिक ओड है। ओड इज़ ए लिरिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमायरेशन, जब किसी पोएम के अंदर किसी विशेष चीज़ या किसी विशेष बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है, तो हम उसे ओड कहते हैं। तो इस पोएम के अंदर इन दो लाइन में बार बार इस भारत भूमि की प्रशंसा की गई है, इसीलिए इसे एक ओड कहा गया है। एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज इसमें हुआ है। एल्यूजन इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर ए राइटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू ए वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट, लिटरेरी वर्क और कल्चरल एलिमेंट विदाउट एक्सप्लिसिटली मैंशनिंग इट। तो एल्यूजन के अंदर एक कुछ इस तरीके से पोएट यूज़ करता है चीज़ों को, अपने शब्दों को, कि बिना उसे मेंशन किए भी उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। जैसे कि ही इज़ ए रियल आइंस्टीन इन द मैथमेटिक्स क्लास, वो एक्चुअली में अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है क्लास के अंदर, लेकिन उसको अल्बर्ट आइंस्टीन के रूप में दिखाया गया है। तो किस किस लाइन को किस किस मीनिंग के साथ में कनेक्ट किया गया है? तो पोएम के अंदर ये 3 लाइन्स हैं जिनको इन तीनों के साथ में कनेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के अंदर रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, पोएम की कुछ लाइन्स दी गई हैं और उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड माइटी रेफर्स टू द पावर एंड साइज ऑफ द हिमवंत, यानी कि माइटी वर्ड हिमवंत के लिए जो यूज़ किया गया है वो उसके पावर एंड साइज़ के बारे में यूज़ किया गया है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ 4th एंड 6th लाइन, आप देख सकते हो कि ये 4 और ये 6th लाइन के बाद में क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये कुछ स्पेशल फ़र्क डालते हैं, स्पेशल प्रभाव डालते हैं। एम्फसाइज ए पॉइंट, एम्फसाइज ए पॉइंट। द पोएट यूजेज द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा, वाई? पोएट ने गंगा के लिए जेनरस यानी कि दयालु शब्द का यूज़ किया है, क्यों? तो इसका आंसर यहाँ पर है। द गंगा गिव्स अस प्योर वाटर फॉर फार्मिंग एंड डेली लाइफ, गंगा नदी हमें बिना मांगे ही शुद्ध पानी देती है, एकदम पवित्र पानी देती है, जिससे हमारे किसान जो खेती कर पाते हैं और अन्न उगा पाते हैं, और हमारे डेली लाइफ के पीने के लिए भी जल उपलब्ध कराती है। 4th क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मूवमेंट ऑफ द रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल, नदी के पानी के बहने को ग्रेसफुल क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर है, गंगा इज़ रेवर्ड एज ए गॉडेस हु फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी, गंगा को एक देवी के रूप में माना गया है, माता के रूप में माना गया है, जिसका पानी गंगोत्री से यानी कि हिमालय पर्वत से और समुद्र तक लहराते हुए बहता रहता है, इसीलिए उसको ग्रेसफुल बताया गया है। फिल इन द ब्लैंक से 5th क्वेश्चन में, द पोएट इज इम्प्लाइंग दैट द उपनिषद्स आर अनमैच्ड इन देयर विजडम, यानी कि उनके जैसा कोई और नहीं है, उपनिषद जैसा कोई और नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनमैच्ड आएगा। 2nd क्वेश्चन ये हम सबसे शुरू में देख चुके हैं। वोकेबुलरी के अंदर हम देखें तो हमें कुछ सफिक्स लगा करके वर्ड्स पूरे करने थे, तो हमने जेनरस वर्ड का यूज़ किया जिसका मतलब होता है काइंडनेस या दयालु। एंटिक्विटी का मतलब बहुत पुराना, एंशिएंट टाइम्स का। डिवाइनेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र, और पियरलेस का मतलब जिसके जैसा कोई नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय एडिंग ए डिफरेंट सफिक्स, हमें सफिक्स लगा करके कुछ और वर्ड बनाने हैं, जैसे TI1 शन, इंडिकेट के आगे इसको लगाया गया और इंडिकेशन बना दिया गया। इफ़ेक्ट के आगे इफ़ेक्टिव, IVE लगा करके इफ़ेक्टिव बनाया। इम्प्रूव के आगे मेंट लगाया तो इम्प्रूवमेंट, वर्क के आगे ED लगाया तो वर्कड। अब इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जैसे TI1 का जब कोई एक्शन हमें दिखाना हो तब यूज़ करते हैं। IVE का जब हमें किसी चीज़ की क्वालिटी या नेचर बताना हो। मेंट का जब हमें एक्शन या रिजल्ट बताना हो। और ED का जब हम किसी वर्ब की पास्ट टेंस दिखानी हो। तो बच्चों कुल मिलाकर के यही एक्सरसाइज आपकी इसमें करने की थी, और ये सभी एक्सरसाइज हम इसकी देख चुके हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अब मिलेंगे हम अगली पोएम या अगले चैप्टर की वीडियो के साथ में।